सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पररूप संधि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है पररूप संधि। पररूप संधि भी स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। आज हम पररूप संधि एवं वृद्धि संधि में अंतर को जानेंगे। ठीक है, पररूप संधि में और वृद्धि संधि में क्या अंतर है, क्योंकि वृद्धि संधि का ही भेद है पररूप संधि। कुछ नियम इस प्रकार अपवाद में है कि वह वृद्धि संधि में न होकर के वह पररूप में होंगे। इन सब की हम आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व हम चर्चा करते हैं पररूप संधि का संधि विधायक सूत्र की। तो बच्चों, पररूप संधि का संधि विधायक सूत्र है एंगी पररूपम। ठीक है, एंगी पररूपम। एंगी पररूपम का तात्पर्य है अंग प्रत्याहार। अब देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंग प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर होते हैं, ए और ओ। ठीक है, बताया था ना बच्चों, अंग प्रत्याहार में कौन से स्वर बताए थे, ए और ओ। ठीक है, तो इसका परमानी बाद वाला रूप हो जाता है। अब हम इस संधि को अच्छी प्रकार से समझने के लिए सारणी बनाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पूर्व वर्ण की। ठीक है, पूर्व वर्ण क्या होना चाहिए, पूर्व वर्ण। ठीक है, तो पूर्व वर्ण क्या हो, अवर्णांत हो। अवर्णांत का तात्पर्य वर्ण के अंत में अ हो। ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग हो। तो हम कह सकते हैं अवर्णांत उपसर्ग। ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग हो। कहने का तात्पर्य कि जो आपका पूर्व पद है, आपका पूर्व पद है, पहले वाला पद है, यह अवर्णांत हो, अंत में अ हो, ह्रस्व ए। ठीक है, और उसके साथ में उपसर्ग हो। अवर्णांत भी कैसा हो, जो उपसर्ग साथ में होना चाहिए। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं उत्तर पद की। जैसे कि ये तो पूर्व वर्ण हो गया, अब हम बात करते हैं परवर्ण की। परवर्ण होता है बाद वाला। ठीक है, तो बाद वाला वर्ण क्या हो, ए या ओ। ठीक है, ए या ओ से प्रारंभ धातु हो। ठीक है, से प्रारंभ धातु, ए ओ से प्रारंभ ऐसी धातु होनी चाहिए। ठीक है, तो ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि युक्त वर्ण की। ठीक है, संधि युक्त वर्ण। ठीक है, तो संधि युक्त वर्ण में क्या आएगा, ए और ओ के समान रूप है ना, ए ओ के समान रूप। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया है। फिर भी मैं आपको और स्पष्ट कर दूं। ठीक है, और स्पष्ट सुन लीजिए कि आपके पूर्व पद में क्या हो, पूर्व पद में क्या हो, उपसर्ग हो। ठीक है, पूर्व पद में क्या होना चाहिए, उपसर्ग, और उपसर्ग के साथ में क्या हो, अवर्ण। ठीक है, उपसर्ग के साथ में अवर्ण हो।
अब अ वर्ण वाले उपसर्ग कैसे हैं? जैसे कि आपके उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि उप उपसर्ग है। अब उप उपसर्ग में कौन सा वर्ण है? अ वर्ण है ना, है कि नहीं? है। इसी प्रकार प्र वर्ण है, प्र उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है। अब प्र में कौन सा स्वर है? अ है, ठीक है, ह्रस्व अ है। तो इसी प्रकार होना चाहिए। बाद में आपके अ या ओ हो तो आपका क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। पर मानी बाद वाला रूप हो जाएगा। अगर आपकी ये कंडीशन है तो आपका संधि युक्त बनाने में पर मानी बाद वाला रूप हो जाएगा। यही संधि हमने आपको बताई थी किसमें? पूर्व रूप में। तो पूर्व रूप में पहले वाला वर्ण हो गया था, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा, ठीक है। तो पर रूप में कौन से वर्ण है? अ या ओ, ठीक है। तो ये दोनों वर्ण हो जाते हैं। अगर ए आता है तो ए हो जाता है, ओ आता है तो ओ हो जाता है। कहने का मतलब पर रूप हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? पर रूप हो जाएगा, पर मानी बाद वाला रूप ही हो जाएगा। अब हमने ये बात करी थी पर रूप संधि की। अब पूर्व रूप संधि में हमने क्या नियम पढ़ा था? एक बार उसे ध्यान से सुन लीजिए। हमने पूर्व रूप संधि में पढ़ा था ए ओ और बाद में अ हो, ठीक है। तो वो हो गई पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में ये पहले आते हैं ए ओ, और पर रूप में ए ओ बाद में आते हैं, ठीक है। इस अंतर को पहचान लोगे। अब हमने आपसे चर्चा की थी कि वृद्धि संधि में और इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो हम दोनों के अंतर को भी आपके समक्ष स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि वृद्धि संधि में भी आपके ए या आ होता है, ए या ओ होता है, तो उसका आई होता है, ठीक है। तो आपका देखिए ये नियम मिल जाएगा, पूर्व पद में अ बाद में अ, ठीक है। तो इस प्रकार क्या जाते हैं, तो यह आपका वृद्धि संधि का रूप इसके समक्ष मिलता है। जैसे कि अ आ ओ और औ बराबर औ हो जाता है। तो ये आपके मिल रहे हैं, ठीक है। इस नियम से फॉलो हो रहे हैं। तो ये वृद्धि संधि में भी इस प्रकार के उदाहरण इसके मेल खा सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए आपकी जो वृद्धि संधि में है अ वर्ण के साथ उपसर्ग, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको उपसर्ग मिलेगा। उसके साथ में इसमें आपको अ ओ से प्रारंभ धातुएं मिलेगी, इसमें आपको अ ओ से प्रारंभ धातुएं नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार का हमको इस संधि में अंतर करना है, ठीक है। इस चीज को पहचान जाओगे तो निश्चित रूप से आप पररूप संधि को आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इतना मैंने समझाया, शायद आपके समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ही आसान काम है कि हमें बाद वाले पद को वैसे के वैसे ही लिखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चों इसके उदाहरण भी बहुत कम हैं, ठीक है। बहुत कम इसके उदाहरण हैं, बहुत कम इसकी चर्चा होती है। लेकिन कुछ उदाहरण में आपको समझाता हूं तो इस प्रकार के उदाहरण आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको समझ पाए। हमारी किताब पढ़ते समय भी वो उदाहरण आ जाते हैं, तो हम किताब में भी समझ जाए कि ये संधि कौन सी संधि है, पररूप संधि है। तो कई स्थानों पर हमारे कार्य में आती है। जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ते समय व्याकरण और टिप्पणी लिख रहे हैं, तो ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि ये पररूप संधि है व्याकरण और टिप्पणी में। तो ये हमारा बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान के लिए है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरणों की, ठीक है। अब उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों ये क्या है? प्र है, ठीक है। क्या है ये? आपका प्र, ठीक है। अब देखिए प्र के बाद में एजते, एजते क्या है? धातु है, ठीक है। एजते धातु है।
अब ये पर मानी बाद वाला जो वर्ण है, बाद वाला वर्ण ए, ये पूर्व वाले वर्ण पर लग जाएगा, क्योंकि स्वर है तो स्वर हमेशा आगे वाले वर्ण पर आकर ही लगता है। इस चीज को आपको ज्ञान भी है, आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। जिनको पता नहीं है वो भैया निश्चित रूप से समझे। तो क्या हुआ, ए की मात्रा प्रे पर लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्रे। ठीक है, अब बात करते हैं ए की, तो ए की मात्रा इसमें लग गई और जेते। अब इसी प्रकार अगर मैं चाहूं कि मुझे ये संधि आपका इस प्रकार आ गया प्रे प्लस एजते, तो आप इसको वृद्धि संधि में कैसे बदल देते हो, जो आपका गलत हो जाता है। तो वृद्धि संधि में हम कैसे बदलते हैं इसको, प्रे का प्रे लिखा, अगर ए आ गया, ए के बाद ए आ गया तो क्या हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर 2 मात्रा लगा देते हैं, ठीक है, और फिर लिख देते हैं प्रेजते। तो ये किसका उदाहरण हो जाता है, आपके वृद्धि संधि का। ठीक है, तो ये अंतर है वृद्धि संधि और पर रूप में। ये मैंने आपको अंतर की दृष्टि से समझाया है, इसको अभी आपको कोई काम में नहीं लेना। ठीक है, ये आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि आप इस प्रकार की गलती ना करें। इसी प्रकार अगला उदाहरण है उ प्लस औषधि। ठीक है, उ प्लस औषधि। अब देखिए उपसर्ग है, उपसर्ग है कि नहीं, उपसर्ग है कि नहीं, आप उपसर्ग जानते हो ना। अब उसके बाद में बाद वाला वर्ण क्या है, ओ है। ठीक है, तो ओ पहले वाले वर्ण पर आकर लग जाएगा। किस पर आकर लग जाए, पहले वर्ण पर। तो पहला वर्ण प है ना, ए वर्णांत है। ए वर्णांत का मतलब यह है कि उपसर्ग के लास्ट में ए हो, आ वर्णांत मतलब आ हो, ई वर्णांत मतलब ई हो। ठीक है, उ वर्णांत मतलब उ हो, तो ये ए वर्णांत है, तो हमने लिख दिया ओ। अब ओ है तो ओ की मात्रा आगे वाले वर्ण पर लग जाएगी। बाकी बाद में जो आपका शब्द बचा है उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपके। तो इस प्रकार हमें संधि को समझना है और करना है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए, औ प्लस ए, औ प्लस ए। ठीक है, औ उपसर्ग है, औ उपसर्ग है, आई में यह आपके धातु है। अब देखिए निश्चित रूप से आपकी संधि कौन सी होगी, पर रूप होगी, होगी ना, होगी ना। अवर्णांत है, उपसर्ग है, पीछे धातु है, तो हम समझ गए कि संधि हमारी पर रूप है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पर मानी बाद वाला रूप को मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए ए व में ए जोड़ देंगे। ठीक है, ही को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, जैसे कि उ प्लस एजते, क्या है, उ प्लस एजते, तो यह उपसर्ग है, ये धातु है, तो हम इसको मिला के लिख देते हैं, तो हमारा रूप बन जाएगा, संधि बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, उपेजते। ठीक है, तो इस प्रकार यह संधि होती है। ठीक है, होती कि नहीं होती, होती है ना। अब देखिए जैसे कि प्रे प्लस औषधि कर दो, बात वही है, प्रे प्लस औषधि। ठीक है, प्रे प्लस औषधि, प्रे क्या है, उपसर्ग है, प्रे उपसर्ग है, औ है, ठीक है, औ है, औषधि। ये इस प्रकार आपका शब्द है जिसमें हम प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो हमारा यह जो मूल शब्द है वो क्या बन जाएगा, प्रो। ठीक है, अब सधी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा शब्द होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपके
धातु नहीं भी हो, ठीक है, धातु नहीं भी हो तो एक चीज का और आपको ध्यान में देना है, वो चीज को और आप अंतिम रूप में समझ लें, ठीक है। या तो आपको उत्तर पद में धातु मिलेगी, अगर धातु नहीं मिलती है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, पदांत शब्द मिलेगा, ठीक है। पदांत का तात्पर्य होता है कि जिसका अर्थ स्पष्ट हो, जिसका अर्थ हो, ठीक है, जिसका अर्थ हो। तो इसमें पूर्व रूप में भी आपके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अर्थ था, ठीक है। पर रूप में भी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अर्थ मिलेगा, क्योंकि वृद्धि संधि और अयादि संधि में अपदांत होते हैं, ठीक है, और पर रूप और पूर्व रूप में पदांत होते हैं। तो हमें पदांत शब्द भी अगर मिलते हैं तो वो भी हमारी संधि सही है। औषधि शब्द है, यह आपके पदांत शब्द है, ठीक है। इसका औषधि का अर्थ होता है दवाई। तो यहाँ भी आपके संधि कौन सी होगी, पर रूप होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि दोनों एक प्रकार की है। पर रूप संधि में ए ओ बाद में आता है, पूर्व रूप में ए ओ पहले आता है, और दोनों ही संधि पदांत है। दोनों का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अर्थ होना चाहिए, दोनों का अर्थ होना चाहिए, स्पष्ट अर्थ। बल्कि आपको ध्यान में है कि जो पर रूप संधि है यह वृद्धि संधि से है, और जो पूर्व रूप संधि है वो अयादि संधि से मिलती है, ठीक है। ये दोनों संधियों के भेद हैं। हमने स्वर संधि में आपको पढ़ाया था तो 5 ही भेद बताए थे, लेकिन आप सोचते होंगे गुरुजी ने 5 ही भेद बताए, ये 2 भेद खास और आ गए। तो बच्चों 2 भेद में ये आपको ध्यान देना है कि वृद्धि संधि का यह पर रूप अपवाद है, और अयादि संधि का पूर्व रूप अपवाद है। तो ये दोनों संधि भी इनके ही भेद हैं। इसलिए हमारे स्वर संधि के भेद तो 5 ही माने गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार हमारा आज का जो बिंदु था पर रूप संधि निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। तो एक बार आप शाम पर से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में उतारिए। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या का समाधान करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमने स्वर संधि के पूरे भेदों का अध्ययन करा चुके हैं, उन सभी स्वर संधि के आप भेदों का अध्ययन कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के आप 10वीं, 9वीं, 8वीं सभी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के भी पाठों का अध्ययन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहे, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा कार्य यही पूर्ण होता है। इसके साथ ही आप लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं आपसे अगले वीडियो में पुनः फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए सभी भैयाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।